देखिए, कल की क्लास में हमने हिंदी का जो था फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट कर ली थी, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव सारे देख लिए थे हमने, है ना, जिसमें विकल्प भी थे, खाली स्थान भी थे आपके, सत्ता सत्य और एक शब्द में आंसर भी थे। ठीक है ना। आज हम सेकेंड यूनिट को कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, जिसमें जो जितने सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है कि पेपर यहीं से आता है आपका, है ना। चलिए देखिए, कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 10वां रस माना गया है। क्वेश्चन क्या है आपका कि 10वां रस माना गया है। ऑप्शन है करुण रस, श्रृंगार रस, भयानक रस, वात्सल्य रस। तो देखिए 10वां जो रस माना गया है वो किसको माना गया है आपका, वात्सल्य रस को माना गया है। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं। उत्तेजना क्या है, तो पहला है विभव, अनुभव, स्थायी भाव या संचारी भाव। तो उत्तेजना जो है वो आपका क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। उत्तेजना क्या कहलाता है आपका, विभव कहलाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है, करुण रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस या वात्सल्य रस। तो रसराज कहा गया है वो है आपका क्या है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है। तो देखिए वीर रस क्या करता है आपके मन में, उत्साह का संचार करता है। ठीक है ना। तो आपको पता है शांत रस तो निर्वेद हो जाता है, हास्य रस हंसी का रहता है, रौद्र रस क्रोध का हो जाता है। तो उत्साह तो हमारे मन में कौन लेकर आता है, वीर रस ही लेकर आता है। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि कौन सा भाव सुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है। सुप्त मतलब जो आपके अंदर सारे भाव है लेकिन वो समय समय पर ही जागृत होते हैं, तो वो भाव कहलाते हैं आपके स्थायी भाव। कौन से भाव कहलाते हैं, स्थायी भाव हमारे मन में हमेशा विद्यमान होते हैं। ठीक है ना। सर इसका जो आंसर होगा वो कौन से भाव होंगे आपके, संचारी भाव। कौन से होंगे आपके, संचारी भाव जो होंगे वो परमानेंट रूप से सुसुप्त अवस्था में ही निवास करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई घटना घटित होती है तो फिर उससे क्या होता है, वो भाव जागृत हो जाते हैं। ठीक है ना। अगला है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, उपयुक्त पंक्ति में किस रस की अनुभूति हुई है। तो आप बता ही सकते हैं किसकी अनुभूति हुई है, शांत रस। सोच लो एक बार, पढ़ो, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भैया ये रामायण की चौपाई है, तो रामायण में भक्ति करेंगे कि शांत बैठेंगे। तो आंसर होगा आपका क्या, तो आप कहोगे भक्ति रस। अगला जो क्वेश्चन है, आतंकवादी नाम मात्र से उत्पन्न भय किसके अंतर्गत आता है। आतंकवादी आप सुनते हैं तो आपके अंदर कौन सा भाव जागृत होता है, विभव, अनुभव, संचारी भाव या इनमें से कोई नहीं। तो आप आतंकवादी जब भी अपन सुनते हैं तो हमारे अंदर जो होता है वो विभव जागृत होता है। क्या जागृत होता है, विभव जागृत होता है। अगला क्वेश्चन है, माता की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस उत्पन्न हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका करुण रस हो जाएगा। रामचरितमानस में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में तुलसी ने किस रस का प्रयोग किया है, शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस या भक्ति रस। तो आपको पता है जो रामचरितमानस में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चला था उसमें क्या हुआ था, तो लक्ष्मण जी कैसे दे रहे थे अपने भाषण, वीर की तरह। किसकी तरह, वीर की तरह। तो आपको याद रखना है वीर रस का उल्लेख हुआ है। अगला है, हरिश्चंद्र नाटक की शमशान वर्णन में किस रस की अनुभूति होती है। तो हरिश्चंद्र आपने अगर सीरियल देखा होगा तो उसमें देखो शमशान घाट की बात चलती है, जिसमें उनके बच्चे को भी वो फ्री में अग्नि नहीं देते, है ना, ऐसा उनकी कथा चलती है। तो आप तो बस इतना याद रखिए हरिश्चंद्र नाटक के शमशान वर्णन में किस रस की अनुभूति होती है। तो जो आप बताएंगे वो भयानक रस की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है, भयानक रस की अनुभूति होती है। अगला जो क्वेश्चन है कि वो है आपका महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, खंड चित्रण, समग्र चित्रण, चित्रण नहीं होता या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए क्या होता है, तो आप बताएंगे समग्र चित्रण का वर्णन होता है। किसका चित्रण का वर्णन होता है,
समग्र चित्रण का वर्णन होता है किसमें? आप कहोगे महाकाव्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, किसका बताना हमें? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है तो पहला है कामायनी, प्रिय प्रयास, साकेत या रामचरितमानस। तो आप बताइए खड़ी बोली का कौन सा है? तो आंसर होगा आपका प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है आपका? तो वो हो जाएगा प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन है, पार्वती मंगल तथा पथिक है, पार्वती मंगल तथा पथिक है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, मुक्तक काव्य है या प्रबंध काव्य है? तो जो आपका आंसर होगा, क्या है क्वेश्चन आपका कि पार्वती मंगल तथा पथिक ये जो है ये आपके है खंड काव्य। क्या है आपका? खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन है, जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो, जिसमें जीवन की केवल एक घटना का वर्णन हो, वो क्या कहलाता है? खंड काव्य कहलाता है, महाकाव्य कहलाता है या पाठ्य पुस्तक कहलाता है या गेय मुक्तक कहलाता है? तो बताइए आप क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? खंड काव्य। जैसे जीवन के पूरे चित्रण होता है वो महाकाव्य है, एक घटना का वर्णन हो गया, खंड काव्य हो गया। अगला क्वेश्चन, ऐसे पद बंद रचना जिसमें एक लघु आख्यान तथा वर्णित होती है जिसके छंदों में गेयता होती है, क्या कहलाता है? पाठ्य मुक्तक, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, आख्यान के गीत। तो आंसर होगा आपका आख्यानक गीत हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर, तुलसी एवं रहीम के नीति संबंधी दोहे उदाहरण है। किस किस की बात चल रही है आपकी? कबीर की, तुलसी की, रहीम की के गीत के नीति संबंधी दोहे उदाहरण है किसके? पाठ्य मुक्तक के, गेय मुक्तक के या आख्यानक के या इनमें से कोई नहीं? हाँ तो निशा बताओ, आंसर देना बस सोच समझ के देना, तुक्का नहीं लगा देना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पाठ्य मुक्तक। किसके जो दोहे हैं आपके? पाठ्य मुक्तक के हैं। अगला क्वेश्चन है, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति काव्यरस जीवितम परिभाषा है, किसने दी है? आचार्य विश्वनाथ ने, कुंतुक ने, जगन्नाथ ने या आनंद वर्धन ने? तो जिनको आंसर आए वो बताइए। वक्रोक्ति काव्यरस जीवनम, जीवितम किसकी परिभाषा है? तो आंसर आ जाएगा आपका कुंतक की है। किसकी परिभाषा है आपकी? कुंतक की परिभाषा। देखिए इन क्वेश्चनों को आप बार बार पढ़ें, देखें, देखने से ही आपसे आंसर लग जाएंगे। अभी तक आपने सुने नहीं है तो बस आप तुक्का लगाते, जब तक देखेंगे नहीं तब तक आप तुक्का भी नहीं लगा सकते सही से। तो देखिए सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है ना। तो कौन सा है आपका? रामचरित मानस। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो अलंकार कहलाते हैं। जहां शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है, किसके चयन द्वारा? शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाते हैं? शब्द अलंकार के अर्थ अलंकार। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं, ये क्या कहलाएंगे आपके? जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार होगा शब्द अलंकार, अर्थ के कारण चमत्कार होगा वहां अर्थ अलंकार हो जाएगा। जहाँ दोनों कारण विद्यमान होंगे, शब्द भी और अर्थ भी, तो वहां हो जाता है कौन सा आपका? उभय अलंकार हो जाता है। तो इसका हमारा आंसर क्या है? शब्द अलंकार। काव्य के अर्थ और भाव को चमत्कार पूर्ण बनाने वाले अलंकार कहलाते हैं। काव्य के बारे में बात चल रही है आपकी, तो अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार। तो बताइए जो आपका आंसर आ रहा हो। काव्य के बारे में बात चल रही और काव्य हमें देता है अर्थ, क्या देता है? अर्थ देता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या आपका? अर्थ अलंकार। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार थी। वाह बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन कहा है उसने? लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार थी। में कौन सा अलंकार है? पढ़ लीजिए आप। पता नहीं, उन्हें भी पता नहीं कौन थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। भ्रांतिमान तो नहीं है? सोच लीजिए आप। तो उसने यही कहा है लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, लेकिन वो वीरता की कौन थी? मिसाल थी।
तो आंसर इसका जो होगा आपका वो होगा संदेह अलंकार। कौन सा हो जाएगा आपका? संदेह अलंकार होगा। अगला है चंद के भरम होत मोद है कुमोदिनी को, उदाहरण में कौन सा अलंकार है? देखिए उदाहरण, अलंकारों को उदाहरण ही पेपर में देते हैं और आपसे पूछ लेंगे कौन सा अलंकार है, ठीक है ना। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांति अलंकार, विरोधाभास अलंकार। चंद के भरम में हो क्या है आपका? तो आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर है कौन सा हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहब्बत एक मीठा जहर है। वाह, मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? विभावना, विरोधाभास, विशेषोक्ति या व्यक्तिरेक अलंकार। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा क्या? विरोधाभास अलंकार। अगला क्वेश्चन बताइए, उपमेय के अंगों तथा अवयवों पर उपमान के अंगों तथा अवयवों का आरोप क्या कहलाता है? वह सोच समझ के आंसर देना, ये पेपर में पूछा जाता है और आपको पढ़ाया भी गया था कि उपमेय के अंगों तथा अवयवों पर उपमान के अंगों एवं अवयवों का आरोप क्या कहलाता है? तो आप कहोगे सांग रूपक कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? सांग रूपक कहलाता है। और पेपर में 2 नंबर परिभाषा भी पूछ लेते हैं ना, या एक शब्द में भी दे सकते हैं। कविता के शाब्दिक अनुशासन को कहते हैं, कविता के शाब्दिक अनुशासन को कहते हैं रस, छंद, अलंकार या वाक्य कहते हैं। तो आप कहोगे इसको कहा जाता है, कविता के शाब्दिक अनुशासन को हम छंद कहते हैं। क्या कहते हैं हम? छंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है छंद के प्रकार है। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो आप बताओगे छंद जो है वो 2 प्रकार के छंद होते हैं, है ना। कौन कौन से छंद होते हैं? हाँ, बाणिक छंद और मात्रिक छंद। अगला क्वेश्चन है मात्रा की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाणिक छंद। किसके आधार पर? सॉरी, मात्रा के आधार पर है ना आपका, वर्णों के आधार पर थोड़ी होगा। आंसर हो जाएगा क्या आपका? मात्रिक छंद। अगला क्वेश्चन है कविता के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। कविता के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 33, 36, 31 या 28? तो जो आपका आंसर होगा कविता के प्रत्येक वर्ण में, हाँ बताओ कितने वर्ण होते हैं? तो आंसर होगा आपका 31। कितने होते हैं आपके? 31। अगला क्वेश्चन है हिंदी काव्य में, क्वेश्चन क्या है आपका कि हिंदी काव्य में मुक्तक छंद के प्रवर्तक हैं। बताइए हिंदी काव्य में मुक्तक छंद के प्रवर्तक हैं सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। हिंदी काव्य में मुक्तक छंद के प्रवर्तक हैं तो कौन है आपके? निराला जी, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुर्मिल में वर्णों की संख्या होती है। इसकी बात चल रही है आपकी, दुर्मिल की चल रही। तो दुर्मिल में वर्णों की संख्या कितनी होती है? बताइए दुर्मिल में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आप बताएंगे कितनी होती है? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा छंद का उल्टा होता है। तो ये तो आपको याद ही है, दोहा छंद का उल्टा क्या होता है? तो आप कहोगे ये जो होता है आपका वो सोटा होता है। यति का छंद में अर्थ होता है विराम, लय, गति या तुक। बताओ यति का क्या होता है? तो यति का जो होता है भाई, जहां जहां पर यति आती है, जो आपने बीच में कोमा लगा लेते हैं वो क्या कहलाता है आपका? थोड़ा सा विराम। यति का मतलब ही क्या आपका? विराम। ठीक है। उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है गजल, रुबाई, चौपाई या इनमें से कोई नहीं। ये तो आपको पता ही है कि जो उर्दू और फारसी छंद की शैली कहलाती है वो रुबाई कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? रुबाई कहलाती है। उर्दू और फारसी की क्या कहलाती है? रुबाई कहते हैं। मात्रिक छंद का उदाहरण है कवित्व, सवैया, सोठा या इनमें से कोई नहीं। किसका बात चल रही है आपकी? मात्रिक छंद का उदाहरण बताना है अपने। तो मात्रिक छंद का जो उदाहरण है वो हो जाएगा आपका क्या? तो आप बताओगे सोठा। मात्रिक छंद का उदाहरण क्या है आपका?
सोठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि माधुर्य काव्य गुण किन रसों में पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है अपना, माधुर्य काव्य गुण किन रसों में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या हास्य रस। इसकी बात चल रही है आपकी माधुर्य रस। और माधुर्य रस मतलब पाया जाता है किसमें, श्रृंगार रस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है। काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है, 2, 3, 4, बताओ कितनी है। तो काव्य गुणों की जो संख्या है वो कितनी है अपनी, 3 है। कितनी संख्या आपकी, 3 है। अगला जो क्वेश्चन है अपना कि जिस काव्य गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरा का पूरा रस जाता है, पूरा का पूरा रम जाता है, उसे क्या कहते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण या कोई गुण नहीं। तो बताइए, तो आपका जो चित्र पूरा का पूरा उसमें अर्थ रस जाता है, उसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या, प्रसाद गुण। क्या होगा आपका, प्रसाद गुण इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो हमने ऑब्जेक्टिव के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 38 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। जब आप पूरे सेट पूरी यूनिट पूरी हो जाएंगे तो ये मान लेना इनमें से आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। बट आपको करना क्या है, 4 से 5 दिन बचे हैं तो इनको बार बार देख लेना। जब फ्री मान लो, अब कैसे देखना है, घर पे बैठ के तो आप पढ़ते हैं, लेकिन मान लो जैसे आप खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, खाना खा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो बस अपना मोबाइल सामने रख सुनो, बस उसको क्या करते रहिए आप, सुनते रहिए बस बैठ के, क्वेश्चनों को देखते रहिए ऐसे, क्योंकि आपको समय की भी बचत हो जाएगी, वैसे आप अपना जो पढ़ना है वो आगे पढ़िए। ठीक है, बस ये जो वीडियो आपको कब देखना है, जब आप फ्री नहीं है। फ्री नहीं है बोले तो जैसे खाना खा रहे हैं आप, या मान लीजिए आप घर से चल के कोचिंग आ रहे हैं, तो उस टाइम पे जो आपका समय है वो यूज होना चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हमारे पास आ रहे हैं क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है आचार्य भरत मुनि, यानी जो आचार्य भरत है, काव्य की आत्मा माना है रस को या अलंकार को। तो काव्य की आत्मा है कौन, रस। किसको माना है उन्होंने, तो काव्य की आत्मा किसको माना गया है, रस को माना गया है। अब अगला जो क्वेश्चन आता है अपना, देखिए भैया, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकारों को कहते हैं, अस्थायी है, संचारी भाव या स्थायी भाव। तो तुम्हें पता ही है कि नाम वो खुद ही अस्थायी बता रहा है ना, तुम स्थायी भूल के भी मत लगा देना, है ना। ऐसे भाव संचारी भाव, संचारी भाव कैसे, पता पड़ा 2 मिनट में बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गए, टेंशन हो गई, और पता पड़ा 2 मिनट बाद शांत हो गए। कई बार तुम्हें अभी यार पता पड़ा तो पेपर आ गया, जो तुम्हारे मायने बेटा का पेपर आ गया, घबरा गए, तो अब कहोगे, अब कैसे आएंगे, अब कैसे लिख के आएंगे, और तना 2 मिनट बाद जो होगा सो देखा जाएगा। यही है संचारी भाव, उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं। आगे देखिए, भाव पक्ष में प्रधान होता है रस या अलंकार। तो भाव पक्ष में होता है क्या, प्रधान होता है, तो रस प्रधान होता है। संचारी भाव की संख्या मानी गई है 11 या 13 या 33। तो आंसर हो जाएगा आपको कितना, 33। स्थायी भाव की संख्या मानी गई है, तो आपको पता है स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है, तो आंसर हो जाएगा 10। प्रत्येक रस का अपना एक स्थायी भाव होता है, इतना याद रखना है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, संचारी भाव होता है, स्थायी भाव होता है। प्रत्येक रस का अपना नियत एक क्या होता है, स्थायी भाव होता है। अगला देखिए, रस के प्रमुख भेद होते हैं 10 या 12। तो चलो 10 या 12, 10 या 12। तो आंसर होगा आपका, रस के जो भेद होते हैं वो 10 होते हैं। रस के प्रमुख अंग होते हैं, रस के प्रमुख अंग कितने हैं भैया गगन, तो चलो एक बार और आंसर देने से पहले, तो आंसर हो जाएगा आपको कितना, 4। विभत्स रस का स्थायी भाव है, विभत्स, विभत्स मतलब जुगुप्सा, विभाव
प्रकार होते हैं। विभाव के प्रकार कौन कितने होते हैं, सोच लो पहले। अच्छा, विभाव के दो होते हैं कि चार होते हैं? विभव के प्रकार कितने होते हैं, सोच लो आंसर, कोई जल्दी नहीं है बने। विभव के प्रकार है भैया, चार होते हैं। विभव, अनुभव, स्थायी भाव और संचारी भाव। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चार ही विभाव होते हैं। विभव के कितने प्रकार होते हैं, चार। तो आंसर याद रखना कितने होते हैं, चार। ठीक है ना? किसका पूछा गया आपका, सॉरी एक मिनट, विभव का पूछा है ना? विभव के प्रकार होते हैं दो, विभव और अनुभव। अनुभव के भेद बताई, सॉरी, अनुभव के कितने होते हैं आपके, चार होते हैं। हो जाता है कभी कभी। चलो आगे देखो। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? आश्रय की जो बाह्य चेष्टाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं आपकी क्या, अनुभव। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण क्या कहलाते हैं, आलंबन या उद्दीपन? बताओ, आलंबन या उद्दीपन? स्थायी भाव को जागृत करते हैं, किसको जागृत करते हैं, स्थायी भाव को जागृत करते हैं। आलंबन या उद्दीपन? तो आलंबन, इसका स्थायी भाव को जो जागृत करते हैं वो कौन करते हैं, आपके आलंबन। क्रोध स्थायी भाव जागृत होकर रस के रूप में परिणत होता है। किसके बारे में बात चल रही है आपकी, क्रोध के बारे में बात चल रही है। क्रोध जो है स्थायी भाव जागृत होकर के रूप में परिणत होता है। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका? इसका जो आंसर होगा, क्रोध का स्थायी भाव क्या है, रौद्र रस। ठीक है ना? अगला जो क्वेश्चन है आपका, व्यंग्योक्ति को पढ़कर, देखकर, सुनकर रस की निष्पत्ति होती है। किसी व्यंग को पढ़कर, आप देखकर, सुनकर किसकी अनुभूति होगी आपको? तो आप कहोगे किसी भी अच्छा व्यंग सुनते हैं तो हमारे मन में जो उत्पन्न होता है वो कौन सा रस आता है, हास्य रस। बताइए अगला जो क्वेश्चन है, काव्य के भेद हैं। काव्य के कितने भेद होते हैं, काव्य के कितने भेद होते हैं? तीन होते हैं कि दो होते हैं? सोच लीजिए एक बार, काव्य के कितने भेद होते हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। तो आंसर होगा आपका कितना, दो। अगला क्वेश्चन देखिए, रमणीयार्थ प्रतिपादक, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, इसका जो कहा गया है, किसने लिखा है, ऐसा जो फॉर्मूला लिखने वाले थे उनका जो नाम है वो है जगन्नाथ। कौन है आपके, जगन्नाथ। अगला देखिए, खंड काव्य सवर्गबद्ध होना आवश्यक माना जाता है, सही या गलत? माना जाता है कि नहीं माना जाता? तो आप कहोगे नहीं। अगला है, कुरुक्षेत्र है खंड काव्य या महाकाव्य? तो कुरुक्षेत्र आपको पता है पूरे महाभारत का एक भाग है ना? एक भाग है मतलब छोटा भाग है, तो आंसर क्या होगा आपका, खंड काव्य। पूरे जीवन के बारे में, कुरुक्षेत्र के बारे में बताया ही नहीं गया है। अगला है, महाकाव्य में सवर्ग होते हैं, कितने सवर्ग होते हैं महाकाव्य में? तो आपका आंसर होगा 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस महाकाव्य का है, किसने लिखा है रामचरितमानस? तो आंसर हो जाएगा तुलसीदास। मुक्तक काव्य होते हैं स्वतंत्र या क्रमबद्ध? पता मुक्तक काव्य कैसे होते हैं, वो खुद ही कह रहा है मुक्त है। कैसे है, मुक्तक से मुक्त आ गए, मुक्त होते हैं तो वो लोग कैसे कहलाते हैं, स्वतंत्र कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला काव्य है, क्या है आपका, मधुशाला। बताइए मधुशाला काव्य है किसका, मुक्तक या प्रबंध? सोच लीजिए एक बार, मधुशाला जो काव्य है वो कैसा है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मुक्तक काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहारी सतसई रचना किसकी है? बिहारी की कि गणानंद की? तो मैं खुद ही कह रहे हैं बिहारी सतसई में, तो बिहारी तो आएंगे ही आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तक काव्य में प्रत्येक का स्वतंत्र अर्थ होता है, छंद का या रस का? तो आप आंसर बताएंगे। मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद का स्वतंत्र अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अपना कि सूरदास के पद कहलाते हैं मुक्त या प्रबंध? तो जो सूरदास के जो काव्य है वो कहलाते हैं कैसे आपके? मुक्त कहलाते हैं। क्वेश्चन है, खालिस्तान के दो भेद महाकाव्य और खंड काव्य है, प्रबंध काव्य के कि मुक्तक काव्य के? सोच लीजिए एक बार, सोच लिया? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? प्रबंध काव्य ही होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, रागात्मकता की प्रधानता वाले मुक्तक को कहते हैं पाठ्य मुक्तक या गेय मुक्तक? राग, राग मतलब राग गाने वाले होते हैं, तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? गेय मुक्तक। शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकरण को कहते हैं छंद या अलंकार? तो आप कहोगे अलंकार खुद ही दे रहे हैं वो, तो आंसर भी हम अलंकार ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, किस चीज में अनिश्चय मतलब जिसका निश्चय ही ना हो? तो बताइए किस में, भ्रांति में कि संदेह में? सोच लीजिए एक बार, तो इसमें सोचने की बात ही नहीं। अलंकार में अनिश्चय बना हुआ है, जिसका निश्चय नहीं है मतलब क्या बना हुआ है? संदेह बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां कथन में शब्दगत और अर्थगत, शब्दगत और अर्थगत दोनों ही प्रकार के चमत्कार हो और सौंदर्य हो, वहां होता है। तो देखिए हमने बताया था जब शब्दों के कारण और अर्थ कारण दोनों के कारण चमत्कार होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? उभय अलंकार होता है। किसी विशेष समानता के कारण, किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, तो वहां कौन सा होता है आपका? भ्रांतिमान अलंकार। उदाहरण आपको बताइए, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी की नारी है कि नारी ही साड़ी है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा ना। काव्य का शरीर खालिस्तान कहा जाता है, छंद या अलंकार? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया जी, पढ़ो एक बार और उसको। काव्य का शरीर किसे कहा जाता है? अलंकार को कहा जाता है कि छंद को कहा जाता है? सोच लो एक बार आंसर बताने से पहले। काव्य का जो शरीर है वो कहा जाता है अलंकार। किसको कहा जाता है? अलंकार को कहा जाता है। अच्छा, वो तुमने सोचा होगा अलंकार को गहना कहते हैं ना, छंद को गहना कहते हैं, अलंकार को कहते हैं? बताओ पहले। कुछ नहीं कहते कहीं। आगे देखो, उपमान की उपेक्षा उपमेय को काफी बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वह कहलाता है विभावना या व्यतिरिक्त अलंकार। जिसमें उपमान की उपेक्षा की जाती है और उपमेय को काफी बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, बताओ क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा आपका व्यतिरेक अलंकार। मतलब जिसमें उपमेय, उपमान की तो क्या हो जाए? उपेक्षा, और उपमा उपमेय की क्या हो जाए? उपमान की उपेक्षा हो जाए, उपमेय को बड़ा चढ़ा के बता दिया जाए, तो कौन सा हो जाएगा? व्यतिरेक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, छंद शास्त्र में पाद का अर्थ छंद का भाग होता है, कौन सा भाग होता है? चतुर्थ या तृतीय? बताइए चतुर्थ या तृतीय? तो आंसर होगा आपका, इसका जो भाग है वो चतुर्थ भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, एक छंद में खालिस्तान से अधिक चरण हो सकते हैं, दो या चार? बताइए दो या चार? तो आंसर होगा एक छंद में से अधिक चरण हो सकते हैं, कितने से? चार से। सवैया के प्रत्येक चरण में 7 सघन और 2 गुरु होते हैं, कौन सा छंद कहलाता है? मात्रिक या मतय गंध? तो इसका बताइए, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, देखो सवैया के प्रत्येक चरण में 7 सघन और 2 गुरु होते हैं, आंसर कौन सा हो जाएगा?
मतय गंध, कौन सा हो जाएगा? मतय गंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्णों का एक गण होता है, एक गण कितने को मिलकर बनता है? सोच लो, का दो है का तीन? दो है का तीन? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? तीन। अगला क्वेश्चन देखिए आप, छंद में हस्व को, छंद में हस्व को लघु दीर्घ को कहते हैं। देखो जैसे छंद में जो है हस्व स्वर को क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। दीर्घ को क्या कहेंगे? गुरु कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हस्व को क्या कहते हैं? लघु। दीर्घ को क्या कहते हैं? गुरु। और आपको मात्राएं तो गिनना आती है, ये लघु की मात्रा है और जिकाय की मात्रा होती है, गुरु की मात्रा होती है। अगला जो क्वेश्चन है, सोठा में मात्राएं होती है, बताइए सोठा में कितनी मात्राएं होती हैं? सोठा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आंसर हो जाएगा आपको कितना? 24। अगला क्वेश्चन देखिए, मतय गंध में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 23 या 28? मतय गंध में जो होते हैं प्रत्येक चरण में जो होते हैं आपके वर्ण, वो होते हैं कितने? 23। जिनके चारों चरण में समान मात्राएं होती हैं वो क्या कहलाते हैं? सममात्रिक छंद या विषम मात्रिक छंद? बताइए। तो ये इसमें तो अपनी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, इसके चारों वर्ण समान है वो क्या कहलाएंगे? आपके सममात्रिक छंद कहलाते हैं। 22 से 26 मात्राओं वाले छंद को कहा जाता है कवित या सवैया? क्वेश्चन क्या है अपना कि 22 से 26 मात्राओं तक के जो छंद है उनको कौन सा क्या कहा जाता है? कविता कहा जाता है या सवैया कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो कहलाते हैं सवैया, जिसमें कितनी मात्रा होती है? 22 से लेकर 26 तक होती है। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति या व्यापार को कहते हैं शब्द गुण या ओज गुण? तो फिर खुद ही शक्ति लेकर आ रहे हैं, तो हम भी आंसर क्या लगाएंगे? शब्द शक्ति ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कि शब्द शक्ति प्रकार की होती है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है आपकी? 3 प्रकार की होती है। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। आगे देखिए, शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध क्या कहलाता है? किस चीज के बारे में बात चल रही है आपकी? शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध कहलाता है आपका, ये कहलाता है अभिधा। क्या कहलाता है आपका? अभिधा कहलाता है। अगला है, जिस शब्द शक्ति में से प्रचलित अर्थ का बोध न होकर उससे संबंधित अर्थ या अन्य अर्थ का बोध होता है तो वहां क्या कहलाता है? लक्षण या व्यंजना? तो आप आंसर बताएंगे, जहां प्रचलित शब्द का बोध न होकर अन्य शब्द का बोध होता है वहां पर कहलाता है आपका क्या? लक्षणा। ठीक है ना? आगे देखिए, शब्द शक्ति की जिस शक्ति से प्रचलित अर्थ एवं लक्षणार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध हो तो उसी क्या कहते हैं अपन? तो उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या? व्यंजना। किसी शब्द का गूढ़ या सूक्ष्म अर्थ खालिस्तान शब्द शक्ति से प्रकट होता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो भी आपका क्या कहलाता है? व्यंजना। जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाएगा आपका? तो आप कहोगे वो कहलाता है ओज गुण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? ओज गुण कहलाता है। श्रृंगार शांत करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है प्रसाद गुण या ओज गुण या माधुर्य गुण? तो आंसर हो जाएगा आपका, क्या पाया जाता है आपका? माधुर्य गुण पाया जाता है। किस किस में? श्रृंगार में, शांत में, करुण में क्या पाया जाता है? माधुर्य गुण पाया जाता है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, है ना? अच्छा, प्रसाद दे दीजिए।
तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्रसाद गुण होगा, है ना। अगला देखिए, में टा वर्ण तथा संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग होता है, बताइए किस आपके जो गुण में टा वर्ण और कौन सा है संयुक्त वर्णों का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, ओज गुण में या प्रसाद गुण में। तो आंसर होगा आपका, वो आएगा कौन सा, ओज गुण। क्या हो जाएगा आपका, ओज गुण में सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता है, आपका टा वर्ण का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, उन्होंने दिया है कि रौद्र, वीर और बीभत्स रसों में पाया जाता है, बताइए रौद्र और वीर तो क्या पाया जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ओज गुण। अगला जो क्वेश्चन है अपना, काव्य में काव्य में बिंब को माना जाता है शब्द चित्र या बिंब चित्र, बताइए काव्य में किसको माना जाता है, शब्द चित्र को या बिंब चित्र को। तो आंसर होगा शब्द चित्र। बिंब के भेद होते हैं, क्या बताना है, बिंब के भेद होते हैं, बताइए बिंब के कितने भेद होते हैं। तो बिंब के जो भेद होते हैं वो तीन होते हैं। बिंब के कितने भेद होते हैं, तीन। अगला क्वेश्चन है, विधान हिंदी साहित्य में कविता की है एक विधा या एक शैली। तो आप कहोगे जो विधान साहित्य में कविता की एक है, ये एक शैली है। क्या है, एक शैली है। अगला क्वेश्चन है, बिंब शब्द अंग्रेजी के खालिस्तान का हिंदी रूपांतर है इमेज का या पेज का। तो आंसर हो जाएगा आपका इमेज का। काव्य में कार्य की मूर्तिकरण के लिए सटीक होती है काव्य योजना या बिंब योजना। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, बिंब योजना। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, और एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप पूरा। काव्य में कार्य की मूर्तिकरण के लिए सटीक खालिस्तान होती है वाक्य योजना या बिंब योजना। तो आंसर क्या होगा, बिंब योजना। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में खालिस्तान कविता का अनिवार्य अंग माना जाता है, बिंब को या गुण को। तो सोच लीजिए आप, बिंब को माना जाता है या गुण को माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा अपना क्या, तो आप बताओगे बिंब को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमा शंकर जोशी ने अपनी कविता बगुलों के पंख में का सुंदर प्रयोग किया है, चाक्षुष बिंब या सरल बिंब। तो आपका जो आंसर होगा, बगुलों के बारे में बात की है, किसके बारे में, चाक्षुष बिंब के बारे में। किसके बारे में बात की है, चाक्षुष बिंब के बारे में बात की गई। तो देखिए ये हमारे क्या हो गए, खालिस्तान पूरे हो गए, ठीक है ना। अब इसके बाद आती है आपकी क्या, जोड़ी। और जोड़ी पढ़ेंगे हम कहाँ, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो आपको ये खालिस्तान और विकल्प पढ़ लेना, ठीक है ना।